जानना कि सॉइल का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है, चाहे हम फूड के लिए एक तरीके से देखें तो सॉइल हमें फूड देती है, या हमारे घर में बहुत सारे गुड्स जो बनते हैं, चाहे टेबल हो या आपके गेट्स हो या और भी बहुत सारी चीजें हैं, उस गुड्स को बनाने में भी जो सॉइल में प्लांट होते हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल है। या आप कह सकते हो कि जो पूरी लाइफ है वो कहीं ना कहीं सॉइल पे डिपेंड है, इस अर्थ के ऊपर, चाहे छोटे से छोटा क्रिएचर हो या बड़े से बड़ा कोई भी चीज हो, एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, वो सब सॉइल पे डिपेंड है। और इस सॉइल का जो डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे एक प्रोसेस के थ्रू होता है कि भाई जो हमारे पास कुछ मटेरियल है या सेडिमेंट है उनमें चेंज होता है। जैसे हमारे पास रॉक है, और रॉक जब कुछ स्टोन में टूट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बोल्डर। और जब बोल्डर उससे भी छोटे वाले पार्ट में टूट जाता है तो उसे हम कहते हैं ग्रेवेल, या जिसे हम कहते हैं बजरी या रोडी। और ग्रेवेल के बाद जो पार्टिकल्स आते हैं उसे कहते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही हम सॉइल के रूप में जानते हैं। सॉइल क्या है, कॉम्बिनेशन है रॉक के छोटे पार्टिकल्स का। और इसमें सैंड की क्वांटिटी कितनी होगी या सिल्ट की क्वांटिटी कितनी होगी, उसके बेस पे ही हम उसे सॉइल कहते हैं। अगर सैंड की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उसे हम क्या कह देंगे, सैंड सॉइल। अगर सिल्ट की ज्यादा होगी तो उसे हम कह देंगे सिल्ट सॉइल, और क्ले की ज्यादा तो क्ले सॉइल। ऐसे हम कह देते हैं। और जब हमें इन तीनों की क्वांटिटी, मान लीजिए ऐसी कोई सॉइल हो सकती है जिसमें तीनों ही 33% हो, 33% ये, 33% ये या 33% ये, तो ऐसी सोल को हम जानते हैं लोम सॉइल। तो ऐसे हमारे अर्थ पे सॉइल पाई जाती है। लेकिन सॉइल का डेवलपमेंट डिपेंड करता है, पहली बात उसमें सेडिमेंट क्या है, और फिर इन सेडिमेंट में भी कुछ फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं। तो फिजिकल और केमिकल चेंज मतलब ये जो हमने अभी देखा, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज, टूटना फूटना किसी चीज का, धीरे 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 छोटे छोटे पार्टिकल्स या मिनरल्स में चेंज होना। और केमिकल क्या होगा, इस पे बहुत सारे ऑर्गेनिक चीज या छोटे छोटे बैक्टीरिया या एनिमल, वो सारे इस चीज को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर दें। तो फिजिकल और केमिकल चेंज होना इस बड़े स्ट्रक्चर में छोटे छोटे यूनिट से, उसी से सॉइल का डेवलपमेंट होता है। और सॉइल को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इस फिजिकल और केमिकल चेंज को डिसाइड करते हैं। तो फैक्टर्स जो सॉइल के डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं, उनमें सबसे पहला जो फैक्टर हमें दिखता है वो है क्लाइमेट। वहां का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, इसके बेस पर डिसाइड होता है कि वहां की सॉइल कैसी हो। जैसे क्लाइमेट का मतलब या तो टेम्परेचर हाई होगा या टेम्परेचर लो होगा। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज जो क्लाइमेट में आती है वो आती है रेनफॉल। रेनफॉल कैसी है वहां पे, इससे भी डिसाइड होता है कि वहां की सॉइल कैसी बनेगी। तो क्लाइमेट में दो फैक्टर सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट, और क्लाइमेट ही वो फैक्टर है जो एक तरीके से डिसाइड करता है कि सॉइल का टाइप कैसे होगा। जैसे अगर कहीं पे रेनफॉल ज्यादा होगी और टेम्परेचर भी हाई होगा तो वहां पे हमें लेटेराइट सॉइल दिखाई देती है।
जैसे इंडिया में हमने देखा वेस्टर्न घाट, जहाँ मानसून की वजह से रेनफॉल काफी ज्यादा होती है, और साथ में थोड़ा सा इक्वेटर के पास होने की वजह से टेम्परेचर भी ठीक है। वही इक्वेटर के पास भी सेम ऐसी कंडीशन होती है, तो वहां पे भी लैटेराइट सॉइल का डेवलपमेंट होता है। तो ये सबसे पहला फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि सॉइल कैसी होगी। और दूसरा जो फैक्टर डिसाइड करता है वो है वेजिटेशन, कि वहां का वेजिटेशन कैसा है, क्योंकि वेजिटेशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिसाइड होती है। अगर वेजिटेशन ज्यादा होगा तो पत्ते गिरेंगे, पत्ते गिरेंगे तो कुछ बैक्टीरिया उन पत्तों को चेंज करेंगे, और वो एक तरीके से ग्रीन मैन्योर की तरह काम करेगा सॉइल। अगर ग्रीनरी ज्यादा है सॉइल के ऊपर वाले पार्ट पे, तो उसमें जो कार्बनिक मटेरियल है वो ज्यादा है। कार्बनिक मटेरियल ज्यादा होंगे तो मतलब सॉइल उतनी ज्यादा फर्टाइल होगी। तो सॉइल की फर्टिलिटी डिपेंड करती है वेजिटेशन के बेस पे, और वो ही डिसाइड करता है कि भाई उसके कार्बनिक मटेरियल क्या होंगे, या जिसे आगे हम ह्यूमस के नाम से भी जानते हैं। जिस सॉइल में जितना ज्यादा ह्यूमस उसकी फर्टिलिटी उतनी ज्यादा, और जिस सॉइल में जितना कम ह्यूमस उसकी फर्टिलिटी उतनी कम। उसका रीजन कार्बनिक मटेरियल या अलग अलग तरह के ग्रीन मैन्योर जो उसे प्रोवाइड मिलते हैं वो वेजिटेशन से मिलते हैं। तो वेजिटेशन के बेस पर डिसाइड होता है कि भाई उसकी फर्टिलिटी कैसी है। तो अगली बात, जो रॉक है जिससे उसके सेडिमेंट मिले, रॉक में कैसे मटेरियल है ये भी डिसाइड करता है, या रॉक का स्ट्रक्चर और टेक्सचर ये कैसा है ये भी डिसाइड करता है, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि भाई वो किस शेप में है, इस शेप में है या फिर दूसरे वाली शेप में है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। टेक्सचर मतलब रेशियो ऑफ मटेरियल, मटेरियल का रेशियो कैसा है, क्या उसमें सैंड ज्यादा है या सिल्ट ज्यादा है, क्या उसमें क्ले ज्यादा है या सिल्ट ज्यादा है। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, टेक्सचर। तो रॉक के स्ट्रक्चर और टेक्सचर के बेस पर भी डिसाइड होता है कि भैया सॉइल कैसी होगी। और ये भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर और टेक्सचर ही डिसाइड करता है कि हमारी सॉइल के पास केमिकल जो मटेरियल हैं वो कैसे होंगे, थोड़े बड़े बड़े स्टोन टाइप के होंगे या थोड़ा छोटा छोटा होगा, ये सारी चीजें भी डिसाइड करते हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर हैं जिनके बेस पर सॉइल का डेवलपमेंट होता है, और इन्हीं फैक्टर के थ्रू हम लोग अलग अलग एरिया में देखते हैं कि भाई सॉइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे डिसाइड होगा कि वो कैसे चीजें होती हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है उसको हम जानेंगे, जिसका नाम है क्लाइमेट। क्लाइमेट तो हमने जाना कि भाई ये छोटे से एक थर्मल होता है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर एक और क्या है, रॉक का स्ट्रक्चर और टेक्सचर। और कई बार स्ट्रक्चर और टेक्सचर के बेस पे रॉक का डेवलपमेंट और रॉक की जो शेप है वो सारी चीजें डिसाइड होती है। तो स्ट्रक्चर और टेक्सचर, जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर मतलब बहुत सारे शेप जो सेडिमेंट का है वो कैसा है। तो सेडिमेंट का शेप ये डिसाइड करेगा कि स्ट्रक्चर कैसा है, सॉइल स्ट्रक्चर ये डिसाइड करता है शेप ऑफ
सेडिमेंट, सेडिमेंट का जो पोजीशन है वो किस शेप में है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। और इसी से डिसाइड होता है कि भाई कि सॉइल का डेवलपमेंट जो होगा, क्या वो सॉइल ज्यादा वाटर को होल्ड कर पाएगी या नहीं, क्या सॉइल की शेप ऐसी है कि वो अपने नीचे से जितने भी मटेरियल को पकड़ती है वो सारा छोड़ देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉइल में बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, अगर सॉइल में पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे तो इसका मतलब इनका एरिया भी बड़ा होगा, और एरिया अगर बड़ा होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स वो भी कमेंगे। और जब कभी भी बारिश होगी, मान लीजिए पानी आया, तो कहीं ना कहीं बड़ा जो शेप वाला सॉइल है उससे पानी निकल के चला जाए, तो बड़ी शेप वाली सॉइल से पानी निकल के बह जाता है, इसलिए इस वाली सॉइल के पास आपको वाटर की काफी ज्यादा कमी पाएगी। तो ऐसी सॉइल जिसमें पार्टिकल्स थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, वहां से नंबर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स कम होने की वजह से गैप क्रिएट होता है, और इस गैप की वजह से इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा कम होती है। और जब इस सॉइल के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है तो इसका मतलब इस पर एग्रीकल्चर करने के लिए हमें बार बार इरिगेशन करना पड़ेगा, और जिससे हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी और साथ में प्लांट को भी दिक्कत होगी। तो इस वाली सॉइल में हम हर चीज ग्रो नहीं कर सकते। और ऐसी सॉइल कहाँ मिलेगी, कौन सा है जो हमने देखा, सैंड सॉइल। सैंड सॉइल में पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं, जो हमने तीन देखे, सैंड, सिल्ट और क्ले। उसमें सबसे बड़े पार्टिकल्स किसके, सैंड सॉइल के। तो सैंड सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा कम होती है, या हम कह सकते हैं उसके अंदर पोरोसिटी, मतलब पार्टिकल्स का नीचे की तरफ जाना, और साथ में परमेबिलिटी, ये वर्ड दो यूज किया था कि भाई पोरोसिटी मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, परमेबिलिटी क्या उससे आर पास ट्रांसपेरेंट है या नहीं, तो ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, इस वजह से भी इसको दिक्कत होती है। वही दूसरी तरफ क्ले अगर सॉइल को हम देखें, तो क्ले सॉइल में पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, और पार्टिकल्स छोटे होने के साथ साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होते हैं, मतलब पास पास होंगे। तो क्ले सॉइल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा, और साथ में पार्टिकल्स पास पास भी। इस वजह से क्ले सॉइल में पोरोसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो काफी ज्यादा होगी, और परमेबिलिटी ये काफी कम होगी। पोरोसिटी मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसके पास काफी ज्यादा होगी, इसकी वजह से परमेबिलिटी काफी ज्यादा कम होगी, मतलब ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा कम होगी। तो ये क्ले सॉइल में हमें दिखाई देता है, और इसी के बेस पे डिसाइड होता है कि भाई कोई सॉइल फर्टाइल है या नहीं, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा डिपेंड करती। लेकिन एक सॉइल जिसमें तीनों में पार्टिकल्स बैलेंस हो जाते हैं, जो अभी हमने देखा लोम सॉइल, इसमें तीनों बैलेंस हो जाते हैं, तो इसकी अच्छी बात क्या है
वाटर इतना होल्ड कर पाती है जितना चाहिए, और उतने वाटर को बाहर भी निकाल देती है जो हमें नहीं चाहिए। और उसका रीजन होता है इस सॉइल में तीनों पार्टिकल्स का होना। सैंड भी इसके पास है, साथ में सिल्ट भी इसके पास है, और साथ में क्ले भी इसके पास है। तो तीनों के बीच बैलेंस होने की वजह से लोम सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल होती है, जो ना तो पार्टिकल्स को निकलने देती, ना इसके पास इतना ज्यादा पानी है कि वाटर ज्यादा होने की वजह से क्रॉप जो है उसको नुकसान हो जाए, ना इसके पास इतना कम पानी है कि भाई क्रॉप सूख जाए, ड्रॉट भी नहीं आता, और साथ में ज्यादा वाटर की वजह से सॉइल को प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो इस बेस पे भी हम लोग सॉइल को देखते हैं। और ये सारी चीजें किस पे डिसाइड हुई? स्ट्रक्चर और टेक्सचर। ये तो हमने स्ट्रक्चर देखा कि बड़े बड़े होल हैं, और इसमें रेशियो जो हमने देखा सेडिमेंट का, ये क्या हुआ? टेक्सचर। तो इस वाले में जो रेशियो था वो सैंड का ज्यादा था, इस वाले में जो रेशियो था वो क्ले के ज्यादा था, इस वाले में तीनों का बैलेंस रेशियो। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं डिसाइड करती हैं कि सॉइल के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, और साथ में वाटर को रिलीज करने पोरोसिटी कैसी है, ट्रांसपेरेंसी कैसी है, ये सारी चीजें डिसाइड होती है। और इसी के बेस पे हम लोग सारी चीजों को देखते हैं। अगला जो पार्ट, क्लाइमेट। एक हमने देखा स्ट्रक्चर और टेक्सचर, दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है क्लाइमेट, कि भाई क्लाइमेट कैसा है। ये तो हमने पता चल गया कि भाई किस में सॉइल ज्यादा वाटर होल्ड करेगी, किस में वाटर होल्ड कम करेगी, किसमें पोरोसिटी ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, परमेबिलिटी और पोरोसिटी। तो उसके बेस पे तो हमने डिसाइड कर दिया। अगली बात भाई, हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर कितनी रेनफॉल हो रही है, कैसे हम बताएं कि भाई वाटर वहां पे ज्यादा या कम है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ना क्लाइमेट कैसा है। और क्लाइमेट हमें बताएगा कि इवेपोरेशन ज्यादा हुआ या फिर रेनफॉल ज्यादा हुआ। अगर रेनफॉल ज्यादा हुआ है इवेपोरेशन की कंपैरिजन, तो इसका मतलब वाटर ज्यादा है। और अगर रिवर्स क्रिएशन हो गई कि इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है और रेनफॉल कम हो रहा है, इसका मतलब जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा ड्राई है। और ड्राई क्लाइमेट होगा तो सॉइल भी थोड़ी सी ड्राई होगी, और ड्राई सॉइल में आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चर करने में या और भी सारी चीजें करने में थोड़ी सी दिक्कत हो। तो ये इस बेस पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर और टेक्सचर। अब हम देखेंगे क्लाइमेट के बेस पे सॉइल को कैसे डिवाइड करते हैं। तो क्लाइमेट जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, शेप के बाद जो हमारे सामने आता है क्लाइमेट। सिंपल में हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए रेनफॉल काफी ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू इवेपोरेशन। ऐसा हमें कहां दिखेगा? इक्वेटर के पास दिखेगा, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, मानसून क्लाइमेट में भी दिखेगा कि जहां पर रेनफॉल काफी ज्यादा है वहां पर जो सॉइल मिलेगी उसे हम कहते हैं ड्राई ड्राई नहीं, ह्यूमिड। ड्राई हो जाएगा तो बहुत वो हो जाएगा, ह्यूमिड क्लाइमेट सॉइल। ह्यूमिड क्लाइमेट सॉइल जिसके पास वाटर काफी ज्यादा है। और अगर इस सॉइल के पास वाटर है तो यहाँ पर प्लांट ग्रो होंगे। सॉइल के पास अगर वाटर ज्यादा तो इसका मतलब प्लांट ग्रो होगा। और ऐसी रेनफॉल हम लोगों ने इक्वेटर के पास देखी। जब हम लोग रेनफॉल देख रहे थे तो देखा इक्वेटर के पास 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल होती है। और उसका रीजन हर टाइम सन की लाइट का होना।
और दोपहर के 2 बजे के बाद डेली बारिश होती है। इस वजह से इक्वेटर के पास हमें प्लांट दिखाई देते हैं, और ये प्लांट भी कैसे होते हैं, एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहते हैं, एक साथ कभी भी पत्तियां नहीं गिराते। और इस वजह से इस वाले एरिया में इक्वेटर के पास जो एवरग्रीन प्लांट होते हैं वो काफी ज्यादा ह्यूमिड वाले जोन से जुड़े होते हैं, तो इनके पास वाटर की जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा होती है। तो ह्यूमिड क्लाइमेट में, लेकिन इसकी एक खास बात ये होगी कि यहाँ पर अगर बारिश ज्यादा होगी, मान लीजिए ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पर बारिश अगर ज्यादा होगी तो साथ में ही वाटर होने की वजह से जो ऊपर वाली लेयर में पार्टिकल्स हैं, इसमें सियाल हम लोग पढ़े थे, सिलिकॉन एल्युमिनियम, तो सिलिका और एल्युमिनियम ये वाले सैलिनिटी वाले जो पार्ट हैं वो नीचे की तरफ चले जाएंगे, पानी में धुल जाएंगे। इस वजह से ह्यूमिड सॉइल में हम लोगों को सैलिनिटी नहीं मिलेगी, और सैलिनिटी ना मिलने का एक सबसे बड़ा कारण रेनफॉल ज्यादा होती है। इस वजह से सारे जो पार्टिकल्स हैं वो घुल के नीचे की तरफ चले जाते हैं, और ये पार्टिकल नीचे चले जाते हैं, इसलिए इस वाले एरिया में हम लोगों को सॉइल में सैलिनिटी नहीं मिलती। तो जहां पे भी बारिश ज्यादा होगी वहां पर सॉइल में सैलिनिटी कम होगी, और उसका रीजन बारिश ज्यादा होने की वजह से ऊपर वाली लेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो घुल के चले जाते हैं। और आपने देखा भी होगा जब बारिश ज्यादा होती है जैसे इंडिया में मानसून के टाइम, तो अपर वाली लेयर जो होती है सॉइल की उसका इरोजन हो जाता है, और अपर वाली लेयर का जब इरोजन हो जाएगा तो वो बह के थोड़ी सी चली जाएगी। वही दूसरा सेमी ड्राई क्लाइमेट या ड्राई क्लाइमेट, ये हमें दूसरा दिखाई देता है। पहला हमने देखा ह्यूमिड क्लाइमेट, दूसरा सेमी ड्राई या ड्राई क्लाइमेट। इस वाले क्लाइमेट में नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा सा रेनफॉल कम होगा। रेनफॉल कम होगा तो इसमें थोड़ी सी प्रोसेस अलग हो जाएगी, और इसमें क्या होगा कि भाई इवेपरेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर या फिर रेनफॉल। जब इसमें रिवर्स सिचुएशन होगी तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको प्लांट दिखेंगे, साथ में ग्रास भी दिखेगी, क्योंकि ग्रास का डेवलपमेंट कब होता है, जब थोड़ा सा रेनफॉल कम होता है, उस जगह पे आपको क्या दिखेंगे, प्लांट और ग्रास। ये सेमी ड्राई वाले में दिखेगा, और जहां पे ड्राई क्लाइमेट होगा वहां पर हमें डेजर्ट वाली वेजिटेशन दिखेगी, जहां कैक्टस ये सारी चीजें हमें दिखाई देगी। तो डेजर्ट वाली वेजिटेशन जहां पे बहुत कम रेनफॉल होगी उस वाले एरिया में दिखती है। और यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, क्योंकि वाटर कम है तो प्लांट को वाटर की जरूरत है, और प्लांट की जो रूट्स है वो थोड़ी सी गहरी होती है, और वो यहाँ से वाटर को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। और ये हमने कई जगह देखा भी है, जैसे हम स्ट्रॉ से जूस जब पीते हैं तो उस टाइम भी हम कुछ फोर्स लगाते हैं और नीचे से जूस को ऊपर की तरफ लाते हैं, और इस प्रोसेस को जो हम लोग करते हैं इसी को हम कहते हैं कैपिलरी प्रोसेस। तो इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो है कैपिलरी प्रोसेस। क्योंकि इसमें कैपिलरी प्रोसेस होता है, एक तो इसके ऊपर वाले जो सैलिनिटी वाले मेटेरियल है वो नहीं गए, नीचे की तरफ बह के नहीं गए, और दूसरा नीचे से भी बहुत सारा सॉल्ट और ये सारी चीजें ऊपर की तरफ आ जाती है। इसी वजह से
सेमी ड्राई या ड्राई क्लाइमेट वाली सॉइल में आपको सैलिनिटी हाई दिखेगी। और आपने अगर अपने आसपास देखा हो, जब गर्मियों का टाइम पड़ता है तो इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ते हैं या उससे ऊपर नॉर्दर्न वाले जो पार्ट पड़ते हैं, वहां पर इस सॉइल का डेवलपमेंट होता है। और आपको खेत में ही कुछ व्हाइट व्हाइट सा नमक टाइप का दिखेंगे, कुछ कुछ एरिया ऐसे पैचेस बने होंगे और पैचेस में ऊपर की तरफ नमक टाइप का कुछ दिखेगा। उसका रीजन होता है कैपिलरी प्रोसेस। कैपिलरी प्रोसेस की वजह से, जैसे हम स्ट्रॉ से जूस निकालते हैं, ऐसे ही सन की लाइट की वजह से इवेपरेशन होता है। और इवेपरेशन के टाइम जो सॉल्ट है वो ऊपर वाली लेयर में रह जाता है और वाटर जो है वो इवेपरेट हो जाता है। ऐसी सॉइल थोड़ी सी इनफर्टाइल होती है। इनफर्टाइल होने का रीजन वहां पर सैलिनिटी का ज्यादा होना। तो ये दो प्रोसेस हमें दिखाई देते हैं। पहला हमने जो देखा, जहां पर रेनफॉल ज्यादा है, उस वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ जो पार्टिकल्स हैं वो चले जाते हैं और इसे एक वर्ड के नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं लीचिंग। ये मटेरियल्स का लीचिंग होता है। और दूसरी तरफ हमने देखा जहां सेमी ड्राई और ड्राई है, वहां कैपिलरी प्रोसेस की वजह से जो सॉल्ट वाले मटेरियल हैं, ये सैलिनिटी वाले मटेरियल, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और वाटर के इवेपरेशन होने की वजह से ये ऊपर वाली लेयर्स में हमें दिखाई देता है। तो ये हमने सेकंड फैक्टर जाना जो हमें बात करता है कि भाई कैसे सॉइल डिसाइड होगी। पहला हमने जाना टेक्सचर और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेक्सचर क्या होगा, और स्ट्रक्चर और टेक्सचर की वजह से कैसे पता चलेगा कि सॉइल के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है या कम। दूसरा हमने फैक्टर जाना क्लाइमेट। क्लाइमेट की बेस पे हमें कैसा पता चलेगा, कहीं पर अगर रेनफॉल ज्यादा है इवेपरेशन के कंपैरिजन तो ह्यूमिड क्लाइमेट सॉइल बनेगी। क्यों? क्योंकि वाटर काफी ज्यादा है और इस सॉइल में हमें प्लांट ग्रो दिखाई देगी। और इस वाली सॉइल में ज्यादा रेनफॉल की वजह से ऊपर वाली लेयर का इरोजन हो जाएगा। इस वजह से इस लेयर में हमें सैलिनिटी कम दिखाई देगी। वहीं दूसरी तरफ सेमी ड्राई या ड्राई क्लाइमेट में जहाँ पे इवेपरेशन ज्यादा होता है वाटर की कंपैरिजन, तो वहां पर हमें सेमी ड्राई में प्लांट प्लस ग्रास, और डेजर्ट में हमें कैक्टस टाइप के, जहाँ पे प्लांट के पास लीफ थोड़ी बड़ी नहीं होती, कांटे में चेंज हो जाते हैं। जैसे कैक्टस है, बबूल का पेड़ है, ये सारे प्लांट उसी का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर जो प्रोसेस चलती है उसे कहते हैं कैपिलरी प्रोसेस। और कैपिलरी प्रोसेस के थ्रू ऊपर की तरफ सॉल्ट आता है। इसलिए सेमी ड्राई या ड्राई वाली सॉइल में ये आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी को डाउट है तो कोई पूछ सकता है, क्योंकि ये दो प्रोसेस एक बेस बनाते हैं पूरे वर्ल्ड में सॉइल को डिवाइड करने का। तो इन दो प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है कि भाई किसमें सैलिनिटी होगी। अब आगे जो हम करेंगे तो हमें बस इतना जानना है कि इवेपरेशन ज्यादा हुआ या रेनफॉल ज्यादा हुआ। रेनफॉल ज्यादा हुआ तो इसका मतलब सॉइल के पास सैलिनिटी काफी कम है। रेनफॉल अगर कम हुआ, इवेपरेशन ज्यादा हुआ, तो सॉइल के पास सैलिनिटी ज्यादा। तो इन दो प्रोसेस के थ्रू हम लोग कई बार डिवाइड करते हैं कि भाई किस एरिया में या किस क्लाइमेट में जो वो सॉइल का पैचेस है वो पड़ता है, उस बेस पर डिसाइड होता है। अगला हमारा जो है वो है वेजिटेशन, लीफ। और वेजिटेशन कहीं ना कहीं क्लाइमेट से डिसाइड होता है। अगर रेनफॉल ज्यादा, इसका मतलब प्लांट हो रहा है, और प्लांट हो रहा है तो इसका मतलब उसमें वेजिटेशन तो होगा। और वेजिटेशन होगा तो ये लीफ नीचे की तरफ गिरेंगी, और लीफ अगर नीचे की तरफ गिरेंगी तो कहीं ना कहीं उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिसाइड करने में इन वेजिटेशन का इंपॉर्टेंट रोल। तो क्लाइमेट के बाद जो अगला फैक्टर जो सॉइल की फर्टिलिटी को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे हम कहते हैं वेजिटेशन। तो वेजिटेशन
इसमें प्लांट हो सकता है या ग्रास, ये भी हो सकता है। ये दो टाइप की आपको वेजिटेशन मिलेगी। और अगर वेजिटेशन ज्यादा है तो कार्बनिक मटेरियल ज्यादा होगा सॉइल के पास। कार्बनिक मटेरियल ज्यादा होगा तो सॉइल के पास ह्यूमस ये भी ज्यादा होगा। और ह्यूमस कहीं ना कहीं बनता है किससे? वेजिटेशन से। और ह्यूमस अगर सॉइल के पास ज्यादा होगा तो इसका मतलब सॉइल थोड़ी सी डार्क होगी, लाइट ना होके डार्क सॉइल बनेगी, क्योंकि उसके पास ह्यूमस ज्यादा है। और एक और चीज जो इसमें होगा, तो इस सॉइल के पास जो न्यूट्रिएंट होंगे वो भी काफी ज्यादा होंगे। और इस सॉइल में जो फूड हम लोग ग्रो करेंगे वो काफी ज्यादा रिच होगा न्यूट्रिएंट्स में, मिनरल्स में। और इसलिए इस सॉइल की जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा होगी कि इस सॉइल में हम बहुत सारे ऐसे फूड ग्रो कर सकते हैं, चाहे व्हीट हो, चाहे राइस हो, चाहे मेज हो, ये सारी क्रॉप हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जहां पर वेजिटेशन कम होगा, जैसे डेजर्ट वाले, तो वहां की सॉइल के पास कार्बनिक मटेरियल नहीं होगा। और कार्बनिक मटेरियल नहीं होगा तो ह्यूमस नहीं होगा, और ह्यूमस नहीं तो सॉइल भी डार्क नहीं, और सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं, तो इसका मतलब वहां की सॉइल बहुत ज्यादा इनफर्टाइल होगी। इनफर्टाइल सॉइल में हम लोग ज्यादा कुछ ग्रो नहीं कर सकते, और ग्रो भी किया तो सॉइल के पास न्यूट्रिएंट भी नहीं है। न्यूट्रिएंट नहीं तो इसका मतलब वहां से हमें कुछ ऐसी एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हो। तो ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसमें रहती। तो कहीं ना कहीं जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगा वहां पे वेजिटेशन ज्यादा है, इसका मतलब ह्यूमस भी ज्यादा होगा। और ड्राई वाले जॉइंट की तरफ हम जाएंगे तो वहां पे ह्यूमस की क्वांटिटी कम होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेनफॉल ही डिसाइड करता है, या क्लाइमेट ही डिसाइड करता है कि ह्यूमस किसी सॉइल में क्या हो। तो ह्यूमस को डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट में रेनफॉल, तो रेनफॉल ज्यादा तो ह्यूमस ज्यादा, तो इसका मतलब ह्यूमस का रेनफॉल के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। और धीरे धीरे टेम्परेचर टेम्परेचर जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट का एक पार्ट है, टेम्परेचर अगर कहीं का ज्यादा होगा, किसी क्लाइमेट का टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो इसका मतलब सॉइल में फिजिकल और केमिकल चेंज ज्यादा होगा, क्योंकि बैक्टीरिया और बहुत सारी चीजें एक्टिव ज्यादा होंगी। तो फिजिकल और केमिकल चेंज ज्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं एसिड या जो मटेरियल वहां पे है उसका वेदरिंग या छोटे छोटे से पार्ट में डिसइंटीग्रेट होना वो ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं एसिड डिसइंटीग्रेशन वो ज्यादा होगा। और जब एसिड का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा तो इसका मतलब इस सॉइल में एसिडिटी भी काफी कम होगी। तो इसका मतलब हमें एक चीज पता चली कि टेम्परेचर का सॉइल की एसिडिटी के साथ नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा तो फिजिकल और केमिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल और केमिकल चेंज ज्यादा हुआ तो एसिड का डिसइंटीग्रेशन हो गया। एसिड का जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर का एसिड के साथ, एसिडिटी के साथ नेगेटिव रिलेशन है। कई बार
आपसे पूछा जाएगा भाई किस सॉइल में एसिडिटी ज्यादा होगी, क्या टेम्परेचर हाई वाले में या टेम्परेचर लो वाले। तो भैया जहां पर फिजिकल और केमिकल चेंज कम होगा उसमें ही एसिडिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएं, पोल की तरफ, तो वहां पर धीरे धीरे जब पोल की तरफ हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में कमी आती, टेम्परेचर में अगर कमी आएगी तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब पोल के पास एसिड वाली जो सॉइल है वो ज्यादा होगी, लेकिन इक्वेटर के पास एसिड वाली सॉइल कम होगी। तो कई बार ऐसे पूछा भी जाता है कि भाई कैसे डिसाइड होता है कि सॉइल में एसिडिटी ज्यादा या नहीं। सॉइल में एसिडिटी डिसाइड होती है टेम्परेचर के द्वारा। तो ऐसे हमने ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखी कुछ और फैक्टर के थ्रू। तो ये ओवरऑल फैक्टर हैं जिनके बेस पे डिसाइड होता है कि सॉइल कैसी होगी, चाहे टेक्सचर हो या स्ट्रक्चर हो या सॉइल में कैसे कैसे प्रोसेस से होगा। अब हम बात करते हैं सॉइल की एग्जैक्ट डेवलपमेंट की और कैसे किस किस एरिया में कैसी सॉइल होती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है ह्यूमिड क्लाइमेट जोन। ह्यूमिड क्लाइमेट जोन में सॉइल को किस किस नाम से या किस किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली सॉइल हमारे पास ह्यूमिड क्लाइमेट जोन, ऐसे जोन जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है, इक्वेटर, इक्वेटर से थोड़े से ऊपर वाले जोन, उसकी बात कर रहे हैं। तो इस वाले में जो डेवलपमेंट होता है वो लीचिंग से होता है। लीचिंग हमने देखा अभी कैसे इस प्रोसेस में जो मटेरियल है वो नीचे की तरफ चला जाता है। और इसमें जो सॉइल मिलती है वो दो टाइप के होते हैं, एक लैटेराइट, दूसरी पॉडे पॉडोजॉल सॉइल। ये दो सॉइल मिलती है। पर इन सॉइल के नाम जो डिसाइड होते हैं वो डिसाइड होते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, इसको कहते हैं लैटेराइजेशन प्रोसेस, इसको कहते हैं पॉडोलाइजेशन प्रोसेस। इन दो प्रोसेस के बेस पर ह्यूमिड क्लाइमेट की जो सॉइल है वो डिसाइड होती है। लेटराइजेशन जहां पे हमें पता है कि भाई एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं, क्यों, क्योंकि रेनफॉल काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो एवरग्रीन होते हैं। और इस एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ऊपर वाली लेयर है जहां पे हम सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम या सैलिटी वाले जो मेटेरियल होते हैं वो बारिश जब होती है तो उसमें धुल के चले जाते हैं। इस वजह से इस वाली सॉइल में हमें एक तो सैलिटी कम दिखाई देगी और दूसरा इसके ऊपर वेजिटेशन काफी ज्यादा होता है। लेकिन वेजिटेशन ज्यादा होने के बावजूद जब बारिश ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमस है वो भी घुल के नीचे चला जाएगा। तो इसलिए इस वाली सॉइल में ह्यूमस भी कम होता है। उसका रीजन सॉइल का ऊपर वाला पार्ट इरोजन हो जाता है। तो इरोजन होने की वजह से इस वाली सॉइल में हमें थोड़े से जो ह्यूमस के मटेरियल हैं वो भी कम दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ पॉडरलाइजेशन, जिसमें कॉनिफर फॉरेस्ट, कॉनिफर फॉरेस्ट या आप समझ सकते हो क्रिसमस ट्री जो हमें दिखाई देते हैं, उससे जुड़े हुए जो फॉरेस्ट है वो इसमें आते हैं। और कॉनिफर फॉरेस्ट जो साइबेरियन क्लाइमेट हमने रसिया में भी देखा था, इस साइबेरियन क्लाइमेट के आसपास में
तो यहाँ पर जो क्लाइमेट पाया जाता है वो होता है कोल्ड ह्यूमिड पानी है, क्योंकि हमने देखा था ब्रिटिश क्लाइमेट वाले में काफी ज्यादा रेनफॉल होती है। तो यहाँ पर कोल्ड है लेकिन ह्यूमिड भी है, थोड़ा सा बारिश ज्यादा है, वेस्टर्ली जो विंड है उनकी वजह से यहाँ पे बारिश भी होती है। जब विंड मैंने आप लोगों को बताया था तो उस टाइम देखा था हम लोगों ने कैसे ट्रेड विंड और वेस्टर्ली विंड एक तरीके से डिसाइड करते हैं कि क्या क्या चीज होगी। तो कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है क्योंकि थोड़ा सा ऊपर वाली पार्ट, इसलिए इस वाले जो मटेरियल हैं सिलिका और ह्यूमस वो नीचे घुल के नहीं जाते, इसलिए पॉडजॉइल सॉइल में आपको सिलिका भी दिखेगा, थोड़ा बहुत ह्यूमस भी दिखेगा। तो ये हमारे ड्राई क्लाइमेट वाले एरिया में हमने देखा कि सॉइल में क्या क्या मटेरियल होगा। और ऐसा ही थोड़ा सा ऊपर वाले पार्ट जो ट्रॉपिकल जोन हम कहते हैं वहां पर भी मिलता है, जिसमें इंडिया भी आता है। ट्रॉपिकल जोन में हमने 3 क्लाइमेट देखे थे। ईस्ट से हम आते हैं तो मानसून क्लाइमेट, फिर उसके बीच में सहारा वाला क्लाइमेट, जिसे हम साइबेरियन क्लाइमेट, साइबेरियन सहाराई क्लाइमेट के, उसके आगे की तरफ हम लोगों ने डेजर्ट क्लाइमेट, ये सारी चीजें हमने देखी। और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन भी कुछ चीजों को डिसाइड करें। और डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इससे धीरे धीरे जब हम पोल की तरफ जाएंगे तो हमें पता है पोल के पास टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वेजिटेशन भी कम होता है। इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज्यादा होता है इसलिए रेनफॉल भी ज्यादा होती है, और रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से वेजिटेशन भी ज्यादा होती है, और उसी की वजह से वहां पे डेवलपमेंट होता है। तो लोअर लैटिट्यूड और अपर लैटिट्यूड, इन दोनों की तरफ हम जाते हैं तो लोअर लैटिट्यूड में एक तो लीचिंग होता है, और ये हम वेजिटेशन को किस लिए देख रहे हैं, ह्यूमस की क्वांटिटी कैसी होगी ड्राई वाले में और उसमें कैसी होगी। क्या ऐसा है क्या कि जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो वहां पे ह्यूमस की क्वांटिटी कम होती है, या अपर वाले जोन की तरफ हम जाते हैं वहां पे ह्यूमस कम है? तो इसको डिसाइड कैसे किया जाए, क्या हमारे अर्थ पर इक्वली ये चीजें डिवाइड है या उसकी कुछ एक्सेप्शन है? तो सबसे पहले लोअर वाले पार्ट में जहां पे हमने देखा लीचिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब नीचे की तरफ पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो इस वजह से ह्यूमस कम हो गया। और दूसरी बात यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने की वजह से, और साथ में बहुत ज्यादा छोटे मोटे बैक्टीरिया या बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं, उन बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंज काफी ज्यादा होता है। इसीलिए हमें लोअर लैटिट्यूड इक्वेटर के पास ह्यूमस कम दिखाई देता है। होना तो चाहिए था ह्यूमस, ह्यूमस लेयर में होता है, लेकिन लेयर का इरोजन होने की वजह से ह्यूमस नीचे की तरफ चला जाता है, और साथ में जो बचता है उसको ये छोटे छोटे बैक्टीरिया छोड़ते नहीं टेम्परेचर हाई होने की वजह से। लेकिन अपर वाले पार्ट में जैसे जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम, और टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर जो कार्बनिक मटेरियल हैं
उसका डिसइंटीग्रेशन ही नहीं हो पाता, और कार्बनिक मटेरियल का डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा तो ह्यूमस डेवलप ही नहीं होगा। तो कार्बनिक मटेरियल डिसइंटीग्रेशन नहीं हो, और डिसइंटीग्रेशन नहीं होने की वजह से इस वाले एरिया में हमें ह्यूमस कम दिखाई देगा। लेकिन बीच वाला फेज जहां धीरे धीरे थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो रहा है और वर्षा जो रेनफॉल है थोड़ा सा ऊपर वाले की तरफ जब हम जाएंगे इक्वेटर से, जैसे इंडिया का मानसून है, चाइनीज क्लाइमेट है, या ऊपर ब्रिटिश वाला क्लाइमेट है, उस वाले एरिया में इसकी कंपैरिजन जो अपर वाला है टेम्परेचर ज्यादा है, इसकी कंपैरिजन थोड़ा सा कम है। इसकी वजह से रेनफॉल की क्वांटिटी भी ठीक है, और टेम्परेचर थोड़ा सा कम है इसलिए वेपरेशन ज्यादा नहीं होता, और वही वेजिटेशन भी यहाँ पे ठीक मिलता है। इक्वेटर से थोड़ा कम होगा लेकिन कुल मिला के ठीक होता है, इसलिए कार्बनिक मटेरियल भी थोड़ा सा ज्यादा हो, इसलिए इसमें ह्यूमस सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखना, क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस ना अपर वाले पार्ट में ज्यादा होता है ना लोअर वाले पार्ट में होता है, मिडिल वाले पार्ट में सबसे ज्यादा होता है, और उसका रीजन होता है वहां पे बैलेंस होता है। बैलेंस किस चीज का? एक तरफ क्लाइमेट का बैलेंस, दूसरी तरफ वेजिटेशन का बैलेंस, तीसरी तरफ कैपिलरी प्रोसेस और जिसमें लीचिंग होती है, उन दोनों के बीच बैलेंस। इसलिए ज्यादा ह्यूमस जो आपको मिलेगा वो इस सॉइल में मिलेगा जो मिडिल वाली है, ना कि अपर वाली सॉइल में, और इसलिए ये सॉइल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन शॉर्ट में अगर हम बात करें कि भाई ह्यूमिड क्लाइमेट में हमें मिला क्या, तो सबसे पहली बात, ह्यूमिड क्लाइमेट की जो सॉइल है उसकी सारी चीजों को अगर एक साथ ले दिया जाए कि ह्यूमिड क्लाइमेट की सॉइल के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, तो पहली बात वहां पर टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल होने की वजह से पॉडलोजाइजेशन ये कम होता है, इसके साथ इनवर्स रिलेशन, और वही टेम्परेचर हाई है इसलिए इसमें एसिडिटी काफी कम होती है, क्योंकि उसके साथ इनवर्स रिलेशन। और इसी बेस पे क्योंकि लेटेराइट हो रहा है इसलिए एल्युमिनियम और सिलिका ये सारे नीचे की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ की जो सॉइल को हम कहते हैं वो कहते हैं पैडल फर, इसे साइंटिफिक नेम बोला जाता है। वैसे क्या होता है, लेटेराइट सॉइल इसे कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम में इसे पैडल फर सॉइल भी कहते थे। तो ऐसे हमें पूरा एक मैप दिखता है ह्यूमिड क्लाइमेट वाले का, और उस मैप को हम पूरे को एक तरीके से एक इंडेक्स में देख लेते हैं कि भाई पूरे क्लाइमेट जो होता है ह्यूमिड क्लाइमेट वो नीचे से लेकर ऊपर तक कैसा मैप दिखता है। तो वहाँ की जो सॉइल है उसे पैडल फर, और जो साइंटिस्ट इसे स्टडी करते हैं वो पैडल फेरियन के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे इंडेक्स आप भी बना लेना, थोड़ा सा रुकिए, इसमें ये वाला आपने बना लिया होगा, पूरा इंडेक्स में बना। तो ह्यूमिड क्लाइमेट सॉइल जिसके बारे में हम लोग इतनी देर से डिसाइड कर रहे थे, तो अब उसकी टेबल हमारी बनेगी। ह्यूमिड क्लाइमेट सॉइल, उसकी एक टेबल, सबसे पहला क्लाइमेट जोन कैसा है ये डिसाइड होगा, दूसरा टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल
ये हमारा होगा। तीसरा, उसकी थोड़ी सी कुछ फीचर्स या करेक्टरिस्टिक, ये क्या हो, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं, ऊपर से एक तरह से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब अर्थ के पोल से नीचे की तरफ। तो अर्थ के पोल, अर्थ के ऊपर की तरफ जो हमें दिखता है साइबेरियन क्लाइमेट। साइबेरियन क्लाइमेट में जो सॉइल मिलती है उसे हम कहते हैं पॉड जॉइल सॉइल। इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो पॉड जॉइल सॉइल है, इसका मतलब पॉडलोजाइजेशन इस प्रोसेस से डेवलपमेंट हुआ है। और यहाँ पर जो प्लांट पाए जाते हैं वो है कैनिफर। कैनिफर फॉरेस्ट, जिसे हम क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। उसके बाद लॉरेंसियन या ब्रिटिश, दोनों का क्लाइमेट एक सही है। यहाँ पर जो सॉइल मिलती है उसे हम कहते हैं ग्रे ब्राउन पॉडजॉल, क्योंकि पॉडजॉल प्रोसेस का थोड़ा सा ज्यादा वो है, इसलिए ग्रे ब्राउन पॉडजॉल इसकी मिट्टी को कहते हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो है टेम्परेट फॉरेस्ट। और धीरे धीरे इसमें पॉडलोलाइजेशन जो प्रोसेस है उसकी प्रोसेस कम होती जाती है। तीसरा जो हमें दिखता है चाइना क्लाइमेट। चाइना क्लाइमेट की जो सॉइल है उसे कहते हैं रेड येलो पॉडजॉल। रेड येलो पॉडजॉल। और यहाँ पर बैलेंस होता है दोनों का, एक लेटेराइजेशन। लेटेराइजेशन मतलब कि भाई नीचे की तरफ जो जाती है सॉइल के रेटे, और दूसरा पॉडलाइजेशन जो ऊपर की तरफ। इन दोनों का बैलेंस हमें चाइना वाले में दिखता है, और इसलिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहलाते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और हमने देखा भी था कि चाइना वाले क्लाइमेट में दोनों की क्वालिटी है, एक तरफ मानसून की, दूसरी तरफ साइबेरियन वाले या लॉरेंसियन या ब्रिटिश वाले, दोनों की क्वालिटी दिखती है। तो सबसे लास्ट में जो इक्वेटर या मॉनसून जो इंडिया में पड़ता है, इस वाले में जो सॉइल मिलती है उसे हम कहते हैं लैटेराइट। और ये जो इस प्रोसेस से होती है उसे हम कहते हैं लैटेराइजेशन। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलते हैं उसे कहते हैं एवरग्रीन, क्योंकि वेजिटेशन ज्यादा होती है। तो ये हमें प्रोसेस दिखते हैं अलग अलग उसमें। और जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि साइबेरियन से नीचे की तरफ आएंगे। टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉडलाइजेशन जो प्रोसेस है जो खासकर कम टेम्परेचर में होता है उसकी कम होगी, लेटराइजेशन प्रोसेस की बढ़ेगी। इस वजह से जो एसिडिटी है वो भी कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ एसिडिटी का नेगेटिव रिलेशन। बात करें ह्यूमस की, तो ह्यूमस की हम बात करें तो पहले हमने देखा ह्यूमस की क्वांटिटी में इंक्रीज होगा कि बैलेंस, और मिडिल वाले एरिया में ये ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो वहां पे जो लेटेराइट सॉइल है फिर दोबारा से ह्यूमस की क्वांटिटी में कमी आई। तो ह्यूमस की क्वांटिटी मिडिल वाले इसमें, या आप कह सकते हो लॉरेंसियन और चाइना वाले इसमें,
इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी ठीक ठाक, ये नीचे वाली सॉइल में ह्यूमस की क्वांटिटी नहीं या कम है। तो ये हमारा ह्यूमिड क्लाइमेट सॉइल का एक पूरा ग्राफ बनता है कि भाई किस किस जोन में कौन कौन सा होता है, और ये सब हमने उस प्रोसेस के थ्रू ही जाना, इसमें कैपिलरी प्रोसेस देखा और साथ में लीचिंग। इन दोनों प्रोसेस के थ्रू हमें एक मैप मिला ह्यूमिड क्लाइमेट सॉइल के बेस पे। तो इस टाइप से हमें ह्यूमिड क्लाइमेट सॉइल कहते हैं, तो आप लोग भी याद रखना। और आप लोगों से पूछा जाएगा भाई साइबेरियन क्लाइमेट में जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है, पॉडजोल। पॉडजोल है तो मतलब पॉडलेशन प्रोसेस के उससे फर्स्ट होगा। यहाँ पे कैनिफर फॉरेस्ट मिलता है। तो धीरे धीरे लॉरेंसियन या ब्रिटिश ग्रे ब्राउन पॉडजोल, पॉडजोल का मतलब ये थोड़ा सा क्लाइमेट थोड़ा सा कम है। और टेम्परेट फॉरेस्ट वहां पे मिलते हैं। फिर नीचे चाइना जिसमें दोनों मिलते हैं, इसलिए रेड येलो पॉडजोल, लेटेराइट और पॉडलाइजेशन दोनों का सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इक्वेटर में लेटेराइट प्रोसेस ज्यादा है, इसीलिए लेटराइजेशन और एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस की क्वांटिटी में पहले इंक्रीज और फिर बाद में डिक्रीज। टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो पॉडलाइजेशन का प्रोसेस कम होगा, लेटराइजेशन का बढ़ेगा, एसिडिटी धीरे धीरे कम होगी। तो ऐसे हमें वर्ल्ड में कल हम लोग देखेंगे ड्राई और सेमी ड्राई क्लाइमेट में जो सॉइल मिलती है उनका प्रोसेस। ज्यादातर हमने ड्राई और सेमी ड्राई का भी जान लिया, उसमें उल्टा हो जाएगा, कैपिलरी जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। इस वजह से वहां पे सैलिनिटी, एसिडिटी, ये सारी चीजें ज्यादा दिखाई देंगी। तो ये आज की क्लास का था। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। सृष्टि जी कुछ पूछना है आपको? नो सर। नेहा जी आपको? नो सर। चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोग भी इंडेक्स बना लेना, अभी बना लिए तो ठीक है, नहीं तो वीडियो देख के बना लेना। थैंक यू सर। चलिए वेलकम, मिलते हैं कल की क्लास में।